हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, जहां पर हम एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं एंड वी वर कवरिंग पार्लियामेंट, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है पार्लियामेंट, ये एंड होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। एंड जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा, इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर लगेगा, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो उसके बाद होगा आपका एक एमसीक्यू टेस्ट, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहना, पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर देना। पार्लियामेंट से पहले के जितने भी चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, हमने कवर कर लिए हैं, टेस्ट उसी में से होने वाले, तो आप पहले से ही उसके लिए तैयार रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पर आप अकेडमी की सहायता ले सकते हैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। एंड यूपीएससी सीएससी बैचेस जो हैं वो 29 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट स्टार्टेड विद 0% EMI। ऑल्सो अनअकैडमी प्लस पर अमन शर्मा सर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स शो कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ उस शो के अंदर कवर होता है। तो आप उसमें एनरोल कर लेना एंड सर के साथ आप अपने करंट अफेयर्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट 25 सितंबर यानी कि आज आज या कल 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 आपका टेस्ट है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। सुबह 11 बजे होगा एंड 1 घंटे के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं इसके अंदर, तो आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स के अंदर कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर आपको अच्छा रैंक आता है तो आपको देखो बेनिफिट भी मिलेगा। यू विल गेट 50% स्कॉलरशिप, 30% स्कॉलरशिप या 25% स्कॉलरशिप। तो इसमें एनरोल करने के लिए कोड यूज़ करिएगा स्टडी आईएएस, जो कि है हमारे चैनल का नेम। ओके, एंड यूपीएससी सीएससी मेंस टेस्ट सीरीज में भी आप एनरोल कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई अगर कोई प्रॉब्लम है, ये रहा नंबर, यहाँ पर मिलाना घंटी और इनसे कॉल कर कर पूछ लेना। एंड ऑप्शनल भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। एंथ्रोपोनोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये आप कवर कर सकते हैं एंड यू कैन गेट स्टार्टेड विद अनअकैडमी। कोई डाउट है, डाउट दरबार में आकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेट है, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, टाइम भी बताया हुआ है, तो आप अपने डाउट्स को भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए आज हम मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट को कवर करने वाले हैं। देखिए, हमने पार्लियामेंट को पहले प्रॉपर वे में कवर किया है। इस लेक्चर के अंदर वी हैव कवर्ड कि पार्लियामेंट के अंदर क्या आता है एंड हर जगह पर हमने पार्लियामेंट के फंक्शंस भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमने कवर किए ही हैं। पर एक अलग से हेड में पढ़ने से ये होगा कि हमें फ़ायदा होगा। एंड ऑल्सो एम लक्ष्मीकांत बुक के अंदर है, तो हम इसको एक तरीके से प्रॉपर मैनर में आप समझने वाले हैं कि क्या रोल है पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशियल क्या है, ठीक है, ये सब हम कवर करने वाले हैं। एंड देखो, जब हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हमारा कैसा टाइप का सिस्टम है, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, वी हैव अ पार्लियामेंट्री काइंड ऑफ सिस्टम, है ना। तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होता है पार्लियामेंट की क्या फंक्शंस हैं, क्या नहीं है, ठीक है, ये सब जानना। अब यहाँ पर हम इस लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कवर द लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, देन एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, कंस्टिट्यूएंट पावर, जुडिशियल पावर, इलेक्टोरल पावर एंड अदर पावर एंड फंक्शंस। ऑल ऑफ दीज वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। चलिए सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला है लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन। अब देखिए, नाम से आपको पता चल रहा है लेजिस्लेटिव, क्या बना रहे हो आप, लॉस को बना रहे हो। तो पार्लियामेंट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो यही है कि वो लॉस को फॉर्म करते हैं। एंड पार्लियामेंट से जब कोई बिल पास होता है एंड उसको फर्दर फिर एसेंट मिलता है प्रेसिडेंट का, उसी के बाद वो एक लॉ बनता है। इट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन लिस्ट। अब देखिए, शेड्यूल 7 के अंदर जब हम शेड्यूल 7 की बात करते हैं तो वी हैव 3 लिस्ट, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज को फॉर्म कर सकते हैं। स्टेट के रिगार्डिंग कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको हम अभी कवर करेंगे। कॉन्करेंट की बात करें, कॉन्करेंट के रिगार्डिंग भी यूनियन के पास एक ओवरराइडिंग पावर है। अब देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर स्टेट भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है, पर अगर दोनों के बीच में एक को डिसाइड करना होगा तो सेंटर के पास ओवरराइडिंग पावर है। सेंटर का जो लॉ होगा वो ऊपर आके खड़ा हो जाएगा स्टेट लॉ के। तो ये आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट हैव द एक्सक्लूसिव पावर विद रिस्पेक्ट टू यूनियन लिस्ट, उनके रिगार्डिंग लॉ को बनाना। एंड रेजिडरी पावर जो है, जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं है, ना ही यूनियन में है, ना ही स्टेट में, ना कॉन्करेंट में, इनसे भी कौन डील करते हैं, पार्लियामेंट ही डील करते हैं।
एंड कॉन्करेंट लिस्ट के रिगार्डिंग इनके पास ओवरराइडिंग पावर है एज कंपेयर टू द लॉ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट को लॉज बनाने पड़ जाए, है ना। तो अब ये कैसे कैसे हमें देखने को मिलेगा। पहला तो है कि जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन को पास कर ले, इसलिए हमने पहले भी कवर किया है ना। तो राज्यसभा अगर एक रेजोल्यूशन को लेकर आते हैं इसके रिगार्डिंग, तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर लॉज को फॉर्म कर सकता है। सेकंड है, नेशनल इमरजेंसी लग जाए। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर पार्लियामेंट पावरफुल हो जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, इसलिए पार्लियामेंट के पास अधिकार आ जाता है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉज को फॉर्म कर सके। उसके बाद देखिए, 2 और मोर स्टेट मेक अ जॉइंट रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट। अब 2 या 2 से अधिक स्टेट मिलकर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप क्या करो, आप ये जो हमारे लिस्ट के अंदर ये जो सब्जेक्ट हैं इनके ऊपर आप लॉज को फॉर्म करो, आप हमारे लिए लेजिस्लेचर का जो पार्ट है वो कवर करो। तो ये ऐसा पार्लियामेंट कर सकती है। उसके बाद देखो, व्हेन नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहा है, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा है ना, ट्रीटीज आ रही हैं, कन्वेंशन आ रही हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी अगर कुछ होगा, ठीक है, स्टेट के रिगार्डिंग, तो पार्लियामेंट के पास अधिकार होगा कि वो स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं लॉज को। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाए तो उस टाइम पर भी यही चीज़ होता है। ऑल दी ऑर्डिनेंसेज इशूड बाय द प्रेसिडेंट। पर देखो, अगर जो प्रेसिडेंट हैं अगर वो ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, तो उस टाइम पर उसको अप्रूव होना चाहिए पार्लियामेंट से विद इन 6 मंथ्स आफ्टर इट्स रीअसेंबली। जब भी रीअसेंबल हो गए 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको उसको पास कराना ही होगा। अगर विद इन द 6 वीक्स, सॉरी 6 वीक्स है ना, हमने पहले भी कवर किया था, मैक्सिमम क्या है 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। 6 मंथ्स क्यों? क्योंकि सेशन को कम से कम 2 बारी तो मिलना ही मिलना है ना। तो इसीलिए यहाँ पर यह है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर आफ्टर इट्स असेंबली इनको पास कराना ही होगा। अगर ये नहीं करवाते हैं पास तो इट विल सीज टू ऑपरेट, वो जो ऑर्डिनेंस है इट विल सीज टू ऑपरेट, है ना। ये सब देखो हमने कवर किया हुआ है जब हम पार्लियामेंट का चैप्टर कवर कर रहे थे, पर यहाँ पर प्रॉपरली एक हेड के अंदर लिखा गया है कि हाँ पार्लियामेंट का ये पावर है। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर इन बेसिस पर बना सकता है जब ये चीज़ें हो जाए, ठीक है। अब देखिए, पार्लियामेंट मेक लॉज इन द स्केलेटन फॉर्म। अगर हम पार्लियामेंट को देखते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा को देखते हैं, वो स्केलेटन फॉर्म में एक लॉ को बनाती हैं, पर मेन काम जो है वो तो एग्जीक्यूटिव का है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम। अगर और प्रिसाइजली बात करें तो कैबिनेट का काफ़ी रूल होता है इसके अंदर, डिटेल्स रूल्स को लेकर आना, रेगुलेशन को लेकर आना। तो दिस इज कॉल्ड एज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन या फिर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर, दो हमको लग रहा है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है, हाँ है, पर वो लॉज को सिर्फ एक स्केलेटन फॉर्म में, एक ढांचा फॉर्म करते हैं, पर मेन उसके रिगार्डिंग रूल्स को लेकर आना कि वो कैसे इन रियलिटी आएगा, ये किसका काम है? ये एग्जीक्यूटिव का काम है। तो दिस इज नोन एज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। सच रूल्स एंड रेगुलेशन आर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स एग्जामिनेशन। अब इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट के पास ही सामने रखा जाता है कि आप इसको देखो, ठीक है, आप बेसिकली इसको देखो ध्यान से। तो सच रूल्स एंड रेगुलेशन आर प्लेस्ड बिफोर दी पार्लियामेंट। तो ये हो गया इसका पार्ट। अब देखो सेकंड, एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच जो एग्जीक्यूटिव हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट, है ना। हैंस ये जो पार्लियामेंट है ये एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, है ना। हमने पहले भी देखा है कि एग्जीक्यूटिव जो है हमारे इंडिविजुअली वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, बट कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, मोर प्रिसाइजली टू द लोकसभा, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर कि जो पार्लियामेंट है वो कैसे कंट्रोल रखता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, क्वेश्चन आवर के थ्रू, 0 आवर के थ्रू, हाफ एन आवर डिस्कशन के थ्रू, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, ठीक है, इन सब के रिगार्डिंग डिस्कशन जो भी होते हैं, ठीक है, इसके थ्रू जो पार्लियामेंट है वो अपना कंट्रोल रख पाता है एग्जीक्यूटिव के डिसीजन के ऊपर, एग्जीक्यूटिव्स के थॉट के ऊपर। इट ऑल्सो सुपरवाइजेज द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ इट्स कमिटीज। अब देखिए हमने वेरियस कमिटीज को देखा, पर अगर हम फाइनेंशियल कमिटीज को देखें तो कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, कमिटी ऑन जो फाइनेंशियल हो गए वो तो हो गए, उसके अलावा कमिटीज़ को देखिए आप, कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर, कमिटी ऑन पिटिशंस, इनके थ्रू भी जो पार्लियामेंट है वो अपना कंट्रोल रखता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर।
एंड द मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, जैसे कि हमने बात करी, क्योंकि जब तक लोकसभा के अंदर वो कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं, जब तक वो सत्ता के अंदर रहने वाले हैं। जिस दिन कॉन्फिडेंस उन्होंने लूज़ किया, जो पार्टी है उसको बेसिकली जो भी जीती है उसको रिज़ाइन करना पड़ जाएगा, जिन्होंने सरकार बनाया है ना। तो इसलिए दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, या फिर मोर प्रिसाइजली लोकसभा। एज पार्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जैसे कि हमने बात करी। ईच मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर हिज चार्ज। तो हर एक मिनिस्टर जो कि आया है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो एफिशिएंटली काम करे, अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, मिनिस्ट्री रिलेटेड जो काम है, उसको चार्ज को प्रॉपर वे में ले, है ना। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू चलता है, ऐसे नहीं कि एक इंसान का मत है तो वही हो रहा है, नहीं, कलेक्टिवली डिसाइड किया जाता है। दिस मीन्स दे कंटिन्यू इन ऑफिस सो लॉन्ग एज दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। अगर कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा वो लूज कर जाते हैं, या फिर मेजोरिटी नहीं है उनकी, नहीं रही है, तो क्या हो सकता है, उनको रिमूव भी किया जा सकता है, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास हो सकता है उनके रिगार्डिंग, एंड उनको रिजाइन भी करना पड़ सकता है। तो ये है रिगार्डिंग दी एग्जीक्यूटिव पावर। अब देखिए, द लोकसभा कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट इन फॉलोइंग मैनर। अब लोकसभा जो है वो जो पर्टिकुलर सरकार है उनके खिलाफ एक तरीके से ये कैसे दिखा सकती है कि आप कॉन्फिडेंस को लैक करते हो, या फिर अब आपकी मेजॉरिटी नहीं है, कैसे दिखा सकती है। सबसे पहले तो ये कि एक मोशन ऑफ थैंक्स जो प्रेसिडेंट का आता है उसको पास ना करे, ठीक है। ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि अरे प्रेसिडेंट का जो मोशन ऑफ थैंक्स है वो पास नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर ये बताया जाता है कि ये जो सरकार है इन्होंने क्या क्या काम किया है ना, ये एक प्रॉब्लम है। फिर रिजेक्ट कर देना एक मनी बिल को। मनी बिल आता किस लिए, जिससे फर्दर देखा जा सके कि कितना पैसा क्या कहाँ ज़रूरत है ना। अगर वही पास नहीं होगा तो कैसे सरकार चलेगी। या फिर सेंशन मोशन को लेकर आ जाओ, एडजॉर्नमेंट मोशन को लेकर आ जाओ। डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन वाइटल इश्यूज, ठीक है, ऐसे इश्यूज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें डिफीट अगर देखने को मिल रही है उनकी, ये है। या फिर कट मोशंस को लेकर आ जाए, टोकन कट, पॉलिसी कट, ये सब हमने कवर किया ना पिछले लेक्चर्स में, तो ये सब है। तो इनके थ्रू जो लोकसभा है वो अपना एक्सप्रेस कर सकती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, ठीक है, दिखा सकती है बेसिकली। Therefore, the first functions of the parliament can be said to be to select the group which is to form the government, support and sustain it in the power so long as it enjoys the confidence। तो जो पर्टिकुलर जिन्होंने सरकार बनाया है बहुत ज़रूरी है कि वो कॉन्फिडेंस अपना एक तरीके से देख रहे हों, ठीक है। अगर वो नहीं होता है तो हमें फर्दर रेजिग्नेशन तक देखने को मिल सकता है, एंड ये उनके लिए ठीक नहीं रहेगा, है ना। एंड देखो हर 5 साल बाद तो इलेक्शन होते ही हैं, तो ये ओवरऑल यहाँ पर कहा गया। अब देखिए अगला, देखिए फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शंस। अब हमने लेजिस्लेटिव पावर देख लिए, एग्जीक्यूटिव पावर देख लिए, फाइनेंशियल पावर्स क्या होते हैं। कोई भी टैक्स लेवी नहीं किया जा सकता, लगाया नहीं जा सकता, या फिर कलेक्ट नहीं किया जा सकता, आपसे इकट्ठा नहीं किया जा सकता, एंड नो एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा नहीं आ सकता है एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। हमने देखा ना कैसे पास करवाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए पार्लियामेंट का काफ़ी मेजर पावर होता है। कोई टैक्स लेवी नहीं हो सकता, कलेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि अप्रूवल नहीं मिल जाता पार्लियामेंट का। हैंस जो बजट है उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है 1 फरवरी को। द इनैक्टमेंट ऑफ द बजट बाय द पार्लियामेंट लीगलाइज द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। बजट के थ्रू एक तरीके से लीगलाइज हो जाती है सरकार कि वो क्या कर सके कि हाँ इतना हमें कलेक्शन होगा, इतना हम खर्चा करेंगे, कहाँ से हम खर्चा करेंगे, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही पैसा निकाल रहे हो तो हम इसको निकाल रहे हैं, है ना। तो एक लीगलाइजेशन मिल जाता है, एक तरीके से एक परमिट मिल जाता है टू द गवर्नमेंट कि वो जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसमें वो कैसे अपने आप को चलाने वाले हैं, कैसे अपने खर्चों को चलाने वाले हैं। द पार्लियामेंट ऑल्सो स्क्रूटनाइजेज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज़। अब देखिए वेरियस फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं पार्लियामेंट के पास, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब ये जो कमिटीज़ हैं ये फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, इनके थ्रू पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट एक तरीके से स्क्रूटिनी रखता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के ऊपर कि कितना खर्चा हो रहा है, खर्चा सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखता है। दे ब्रिंग आउट द केसेज ऑफ इलीगल, इरेगुलर, मालाफाइडी या अनऑथराइज्ड इम्प्रॉपर यूजेज अगर हो रहा है या वेस्टेज हो रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, पब्लिक खर्चे का, तो भी इन कमिटीज़ के थ्रू वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है। अब देखिए, देयरफॉर द पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंशियल मैटर
ऑपरेट्स इन द 2 स्टेजेस, ठीक है। 2 स्टेजेस के बेसिस पर हमें पार्लियामेंट का कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मैटर्स देखने को मिल सकता है। पहला ये बजटरी कंट्रोल, कि कंट्रोल बिफोर द एप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट्स थ्रू द इनैक्टमेंट ऑफ द बजट, ठीक है। तो ये हमें पता है कि पार्लियामेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है एप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट्स के रिगार्डिंग, एंड पोस्ट बजटरी कंट्रोल के रिगार्डिंग भी यहाँ पर पार्लियामेंट के पास अधिकार है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, द बजट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एन्युटी। इसका मतलब ये है कि हर साल हमें देखने को मिलता है 1 फरवरी को, दो पहले तो 31 को आता था ये, इससे थोड़ा लेट हो जाता था एंड वोट ऑफ एक तरीके से एक्स्ट्रा खर्चा लेना पड़ता था सरकार को। पर अभी क्या है कि क्योंकि 1 फरवरी को आने लग गया तो फ़ायदे ही फ़ायदे। अब देखिए, जो बजट है वो एन्युटी बेसिस पर आता है, हर साल आता है। इफ़ द ग्रांटेड मनी इज़ नॉट स्पेंड बाय द एंड ऑफ द ईयर, मानिए कि अगर जितना डिसाइड किया गया पैसा उतना स्पेंड नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया, तो जो पैसा बचता है वो फिर से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर वापस चला जाता है। एंड इस प्रैक्टिस को कहा जाता है रूल ऑफ लैप्स, कि अगर जितना सरकार ने सोचा था उतना पैसा खर्च नहीं किया है तो वो जो पैसा है बचा कुचा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर वापस चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रूल ऑफ लैप्स। अब इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है कि जब इलेक्शन फर्दर आने वाले होते हैं या फिर साल एंड होने वाला होता है, सरकार क्या करती है, जल्दी जल्दी खर्चा करने की कोशिश करती है, जैसे सारा पैसा ड्रेन हो जाए, एनसीएफआई के अंदर नहीं जाए। हाउएवर द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस रूल लीड्स टू दी हैवी रश। इसकी वजह से क्या होता है, हैवी रश हो जाता है एक्सपेंडिचर का टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड इसको कहा जाता है मार्च रश। ओके, मार्च में क्यों, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, तो इसीलिए मार्च के अंदर ज़्यादातर बेसिकली ये करा जाता है कि हाँ जल्दी जल्दी खर्चा हो जाए। ओके, चलिए अब कंस्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शन। जब हम पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूएंट पावर की बात करते हैं तो पार्लियामेंट के पास इसके रिगार्डिंग काफ़ी अधिकार है। हमें भी पता है कि जब हमारी देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर पार्लियामेंट जो था वही कंस्टिट्यूएंट पावर्स को भी अटेन कर रहा था, यानी कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी बना रहा था एंड उसके साथ साथ वो हमारे लिए नॉर्मल लॉज को भी लेकर आ रहे थे, है ना, ये हमें पता है। तो द मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पार्ट को पार्लियामेंट के थ्रू हम अमेंड कर सकते हैं। हमने पहले भी इसको कवर किया है 3 बेसिस में। पहले तो सिंपल मेजॉरिटी से कुछ प्रोविजन हम अमेंड कर सकते हैं, दूसरा ये स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसके साथ साथ 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, उनका भी हमें मेजॉरिटी मिलना चाहिए, इसको कहा जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। एंड तीसरा क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास करा रहे हो आप दोनों हाउसेज से, उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर का 50% से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर का आपको सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू असेंट चाहिए। अगर कोई फेडरल नेचर का अगर कोई हमें देखने को मिल रहा है, कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कोई फेडरल नेचर का हमें सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है जिसको चेंज किया जा रहा है, तो उस टाइम पर ये वाला होगा जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है या उनके थ्रू भी सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ओनली अ फ्यू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। सारा नहीं है ऐसा कि आप सारा ही पूरा आप उसको अमेंड कर सकते हो, ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। एक तो तरीके भी अलग अलग हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। अब देखिए, द पावर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मात्र पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो पार्लियामेंट के अंदर ही आप इसको लेकर आओगे। एंड देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन कि स्टेट लेजिस्लेचर पास कर सकते हैं एक रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट करते हुए पार्लियामेंट को फॉर द क्रिएशन या एबोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिर्फ इसके रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, अदरवाइज पार्लियामेंट के पास इसके रिगार्डिंग एक्सक्लूसिवली पावर है कि अगर अमेंडमेंट की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की तो पार्लियामेंट का से होगा। ओके, तो बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन जो पार्लियामेंट है वो एक्ट को बनाती है फॉर अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ आप चेंज कर सकते हो क्योंकि पार्लियामेंट के पास अधिकार है, वो तो कुछ भी चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हिला नहीं सकते। एंड ये हमें किसके थ्रू पता चला, 4 केसेस हैं मेन इंपॉर्टेंट, पर सबसे इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस, एंड इसको रीअफर्म किया गया था बाय द मिनर्वा मिल्स केस। तो ये दोनों ही केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया। अब देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है। इसके अंदर मेजरली ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक प्रॉपर जगह में रखा गया है कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, पर विद टाइम हमें पता चला है कि हाँ ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
रूल ऑफ लॉ जो कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, सोवरेनिटी, लिबर्टी, रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, जुडिशियल रिव्यू भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल करेक्टर हमारा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वलिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, ये कंडक्ट करवाना, ये भी एक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर स्टेट का जो पार्ट है, एंड फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ओके, तो इनको नहीं हिला सकते, इनको आप अमेंड नहीं कर सकते। इसके बाद आता है जुडिशियल पावर एंड द फंक्शंस। अब देखिए पार्लियामेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर भी हैं, जैसे कि वो इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट को अगर वो वॉयलेशन करें कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। हमने जब प्रेसिडेंट का चैप्टर कवर किया हमने पूरा देखा था कैसे होता है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। स्पेशली ये जो वर्ड है इम्पीच, ये इस्तेमाल ही मात्र प्रेसिडेंट के लिए किया जाता है। हमने पूरा उसका सिनेरियो कवर किया था। तो अगर आपने अभी तक वो पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ये हमारा 70th लेक्चर है, 70 लेक्चर अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस वन। तो आप पीछे के लेक्चर्स पहले देख लीजिए जिससे फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो जाए, आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ आए। नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैं उसको डाल दूंगी, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे लेक्चर्स को कवर करिए एंड देन फर्दर इन लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करिए। उसके बाद देखिए वाइस प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से हटाना, ये भी एक जुडिशियल पावर है पार्लियामेंट की। एंड रिकमेंड करना रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन, CAG, ठीक है, जिसको हम कैग कहते हैं फेमसली, ठीक है, इन सब के रिगार्डिंग, इनके रिमूवल के रिगार्डिंग भी पार्लियामेंट के पास अधिकार है। इट कैन पनिश इट्स मेंबर या फिर आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। अब देखिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस या फिर कंटेम्प्ट अगर हो जाता है, इसका मतलब यह है कि कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए होते हैं उन सब लोगों को जो कि पार्लियामेंट के अंदर होते हैं या मिनिस्टर्स हो गए, है ना। अगर वो उसका ब्रीच कर रहे हैं, डिफेमेटरी टॉक्स कर रहे हैं या फिर अभद्र तरीके से वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ वो न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो ये सब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंदर आ जाता है। जैसे कि एक बार हुआ था कि बालकनी से कोई इंसान नीचे कूद गए थे, ठीक है, तो ये सब ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज के अंदर आता है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के अंदर आता है। तो इसके रिगार्डिंग भी पनिश ये कर सकते हैं। अब इलेक्टोरल पावर एंड द फंक्शंस, ये भी है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करता है इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हमने कवर किया हुआ है इसको। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी यहाँ पर मेंबर्स होते हैं, पर यहाँ पर देखो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बेसिकली। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें भी पार्ट लेते हैं पार्लियामेंट। लोकसभा इलेक्ट करते हैं अपने स्पीकर को अमंग देयर पीपल ओनली, एंड डिप्यूटी स्पीकर को भी अमंग पीपल ओनली देखते हैं। एंड अगर हम राज्यसभा की बात करें वो डिप्यूटी चेयरमैन को देखते हैं, है ना। तो द पार्लियामेंट इज ऑल्सो ऑथराइज टू मेक लॉज कि वो रेगुलेट कर सकें इलेक्शन को और द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, टू द बोथ द हाउसेज एंड टू बोथ द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर पार्लियामेंट के पास अधिकार है। अकॉर्डिंगली देखो पार्लियामेंट डिफरेंट टाइम पर लेकर भी आई है एक्ट, जैसे कि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट ऑफ 1952, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। RP एक्ट 1950, RP एक्ट 1951। ओके, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट वरी। ये हो गए कुछ इलेक्टोरल पावर्स। अब देखो अदर पावर्स एंड फंक्शन जो कि हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है। सबसे पहले तो ये है कि ये हाईएस्ट डेलिब्रेटिव बॉडी है, यानी कि यहाँ पर बातचीत होती है, कभी कभार झगड़े भी हो जाते हैं पर कम से कम प्रोस कॉन्स हर बात को सामने तो रखा जाता है, डिस्कशन किया जाता है नेशनल इंपॉर्टेंस की बातों पर, इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की बातों पर। तो एक तो ये इनकी पावर है। सेकेंड ये है कि 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी जो है, चाहे वो नेशनल हो, स्टेट हो, फाइनेंशियल हो, उनको लाने के लिए, ठीक है, एक तरीके से अप्रूवल की ज़रूरत है पार्लियामेंट की। तो विच इज़ प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट, बट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। इट कैन क्रिएट या फिर अबॉलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टेट्स के अंदर एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकती है। तो उसको अगर अबॉलिश करना है या फिर उसको लेकर आना है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो उसके रिगार्डिंग भी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये इसको लेकर आती है। पार्लियामेंट के पास इसके रिगार्डिंग अधिकार है। अब देखिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि कौन कौन सी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए अगला
कि इट कैन इंक्रीज या डिक्रीज द एरिया, ठीक है। ये एरिया को जो है एक पर्टिकुलर स्टेट का, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी अधिकार पार्लियामेंट के पास है। एंड ये रेगुलेट करते हैं द ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। इनका बेसिकली रेगुलेट करते हैं इनको। एस्टैब्लिश कर सकते हैं एक कॉमन हाई कोर्ट को फॉर 2 और मोर स्टेट्स, है ना। जैसे अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो ऐसे कि ये डिसाइड कर सकते हैं कि 2 और मोर स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट को फॉर्म करते, तो ये इनके पास अधिकार है। अब देखिए हमने पार्लियामेंट के अधिकार देख लिए, फंक्शंस को देख लिया अलग अलग हेड्स में। व्हाट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ये जो पावर्स हैं इनके पास कंट्रोल है, इसकी क्या बेसिकली कितना ज़्यादा ये इनइफेक्टिव है। यहाँ पर हम इनइफेक्टिव पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये इनइफेक्टिव है। अभी तक हमने देखा क्या फंक्शंस है बेसिकली, उसके साथ साथ हमने नेचुरली ये भी देखा कि हाँ ये जो फंक्शंस हैं ये पावरफुल हैं, इफेक्टिव हैं। पर कुछ ऐसे अगर हम इन रियलिटी देखें तो हमें इनइफेक्टिवनेस देखने को मिलती है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये जो पावर है ये थ्योरी में ज़्यादा है, प्रैक्टिकल में इतनी ज़्यादा नहीं है पार्लियामेंट के पास। इन रियलिटी द कंट्रोल इज नॉट एज इफेक्टिव एज इट इज और टू बी, जितना ये दिखता है उतना है नहीं। अब देखो एग्जाम्पल देखो, द पार्लियामेंट हैज़ नीदर टाइम या फिर एक्सपर्टीज। पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं एक तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर एक्सपर्टीज़ नहीं है या किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में स्पेशलाइजेशन नहीं है, एंड उनके पास इतना ज़्यादा काम भी नहीं है कि वो हर चीज़ को मैनेज कर सके टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म हो जाती है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये पार्लियामेंट्स फाइनेंशियल कंट्रोल इज हिंडर्ड बाय टेक्निकल नेचर ऑफ द डिमांड ऑफ ग्रांट। तो ग्रांट का जो टेक्निकल नेचर होता है उसकी वजह से पार्लियामेंट को प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर लोग कई बार तो समझ ही नहीं पाते कि अच्छा ये बात है, ये बात है, ठीक है, ये हो जाता है। द पार्लियामेंटेरियंस बीइंग लेमैन कैन नॉट अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली, उनको समझ नहीं आता, इसलिए अलग से मेमोरेंडम एक तरीके से लगाया जाता है बजट के साथ में, जिससे लोगों को सहायता रहे, उन्हें ईजी भाषा में समझ आ जाए। उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव लीडरशिप लाइज विद द एग्जीक्यूटिव एंड इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। तो पॉलिसीज के रिगार्डिंग दो हम ये कहते हैं पार्लियामेंट के पास अधिकार है, पर मेजर अधिकार एग्जीक्यूटिव के पास है, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। द वेरी साइज ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि बहुत यूज है। अब देखो 543 मेंबर्स, 543 क्यों, दो हमने एंग्लो इंडियन वाले हट गए ना, अब तो उसको हटा दिया। तो अगर हम 543 को ही देखें तो आप देखो कितने बड़े हैं, क्या इफेक्टिव होगा, इतनी बड़ी आबादी डिसीजन ले रही है एक साथ, तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अनमैनेजेबल हो जाता है। Majority support enjoyed by the executive in the parliament reduces the possibility of effective criticism। अगर मेजॉरिटी एक पर्टिकुलर सरकार की, जैसे अभी बीजेपी की है, तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव क्रिटिसिज्म का मैकेनिज्म नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है एग्जीक्यूटिव के अंदर, ये देखने को मिलता है, इसलिए इनइफेक्टिव हो जाता है पार्लियामेंट का काम। उसके बाद देखो ये जो फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं ये आगे आएंगी लेक्चर में, चाहे वो पब्लिक अकाउंट कमेटी हो, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है कि कितना खर्चा लगा है जब वो हो जाता है। तो जब कोई चीज़ हो चुकी है उसके बाद आप देख रहे हो कि हाँ ठीक हुआ नहीं हुआ, तो ये काम वर्क करने वाला है, एक तरीके से पोस्टमार्टम वर्क है, ये जो बाद में इंसिडेंट के होता है। तो ये इसलिए जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। एंड द इंक्रीज रिकोर्स ऑफ बुलेटिन रिड्यूस द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। अब इसका क्या मतलब है, जैसे बजट की हमने बात करी कि बजट का एक निर्धारित टाइम होता है कि हाँ इतने टाइम में हम पूरे बजट को डिस्कशन में ले लेंगे। आप मानिए कि उतने टाइम में बजट का डिस्कशन नहीं हो पाया, 2-3 बातें रह गई हैं, तो स्पीकर क्या करते हैं, उसको भी वोट के ऊपर डाल देते हैं कि हाँ इसके ऊपर आप वोट करो, जितना डिस्कशन होना था वो हो गया, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बुलेटिन। अब बुलेटिन की वजह से रिड्यूस हो जाता है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, क्योंकि जो सरकार ने कहा है वो चीज़ आराम से आ जाती है, ठीक है। ये है द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेचर has reduced the role of parliament in making detailed laws and had increased the power of bureaucracy। अब देखिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वजह से हमने देखा ना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, हमें लगता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है, लोकसभा राज्यसभा के पास अधिकार है कि वो लॉज को फॉर्म कर रही है, पर नहीं, वो तो सिर्फ एक स्केलेटन बनाती है, एक ढांचा बनाती है। उन लॉज को इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लेकर आना है, उनके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन कैसे उनको देखा जाएगा, ये सब बनाने का काम एग्जीक्यूटिव के पास होता है, ऑल्सो ब्यूरोक्रेसी के पास होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है पार्लियामेंट का जो अधिकार है वो थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलता है। द फ्रीक्वेंट प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेज, बार बार जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेज लेकर आ जाते हैं जब हाउस नहीं होते बेसिकली,
तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से पार्लियामेंट की जो पावर है लेजिस्लेशन की वो कम हो जाती है। द पार्लियामेंट कंट्रोल इन स्पोरेडिक, जनरल एंड मोस्टली पॉलिटिकल इन नेचर, ज़्यादातर हमें पॉलिटिकल नेचर में देखने को मिलता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, है ना, वाद विवाद हो जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। एंड लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट, ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्टेडी होनी चाहिए। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो ऑपोजिशन को इतना ऐसा होना चाहिए कि नहीं हम इन्हें रोकेंगे, हम इनके बारे में प्रॉपर बताएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, पर उसका हमें लैक देखने को मिलता है ना। बल्कि ऐसा भी होता है कि कभी कभार ठीक भी कर रही होती है सरकार तो दे ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट दैट थिंग, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये इन सब की वजह से जो पार्लियामेंट्री एथिक्स एंड बिहेवियर कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, इसकी वजह से पार्लियामेंट इनइफेक्टिव हो जाता है। एंड इसकी वजह से हमें पार्लियामेंट का जो रोल है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा दिखने को मिलता है एज कम्पेयर टू बीइंग प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये था आज के द हिंदू, ये था आज के द इंडिया, बेसिकली इंडियन पॉलिटी में। द हिंदू मैं कब से कवर कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मुझे आदत हो गई है बोलने की तो ये हमारे आज के लेक्चर में था, इंडियन पॉलिटी के लेक्चर में, एंड इसको हम फर्दर कवर करेंगे। एक और लेक्चर में पूरा पार्लियामेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद वी विल कंडक्ट अ MCQ क्लास, जिसके अंदर अभी तक हमने पार्लियामेंट के पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर किए हैं, उनका आपका टेस्ट होगा। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहना, मैं आपको डेट बता दूंगी कौन सी डेट को आपका ये होने वाला है। नीचे मिल जाएगा आपको लाइक का बटन, उसको ज़रूर दबा के जाना, क्योंकि आपके लाइक्स को देखकर मिलती है हमें बहुत सारी मोटिवेशन। स्टडी आइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी आइज को सब्सक्राइब कर लो, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ, जिससे आपको PDFs मिल जाएँ। पॉलिटी की तो PDF में नहीं देती हूँ, पर आपको अगर आप द हिंदू मेरे साथ कवर करें तो उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होती है। करंट अफेयर्स रिलेटेड भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं मटेरियल को, तो आप यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि लेक्चर है कब है, तो आपको फ़ायदा होगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड अलग से मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट।